हिममानव की रहस्यमय गाथा। चैप्टर 3 पाताल खड्ड और काली नदी की समस्या। शाम का वक्त था। दूर पश्चिम में क्षितिज पर पर्वत शिखरों के पीछे सूर्यास्त होने को था। संध्या की अरुणिमा ने वातावरण में लाली घोल दी थी। ऋषि कंदरा से बाहर कुछ दूरी पर स्थित भोजपत्र के वृक्ष के नीचे वे बैठे थे। एक शिलाखंड पर कत्यूसा बैठी थी। उसके सामने अन्य चबूतरे नुमा शिलाखंडों पर चार्ली और हर्ष बैठे थे। कत्यूसा के मन में बीती रात चमगादड़ों के हमले की यादें ताजा थी। वह एक दर्दनाक और लोमहर्षक घटना थी। सुबह जागने के बाद उसने सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन जब उसे सांत्वना दी जाने लगी तो उसका जवाब था कि वह एक निडर और साहसी लड़की है। ऐसी घटनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती। वह पूरी हिम्मत और उत्साह के साथ अपना अभियान पूरा करना चाहती है। उसने ये भी बताया कि रात में उसे दूर से आती चीखती हुई मनुष्यों से मिलती जुलती आवाजें भी सुनाई पड़ी थी। उसने यह भी कहा कि उसे अपने चेहरे के जख्मों की पीड़ा से ज्यादा उन अद्भुत जीवों को देखने की खुशी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। बाद में योगी सत्यव्रत ने बताया कि वे चीखती आवाजें चीखती घाटी की एक विशालकाय अंधेरी गुफा से आती हैं, जिनमें हजारों की संख्या में विशालकाय चमगादड़ रहते हैं। ये आवाजें चीखती घाटी में चलने वाली तेज हवाओं के साथ विशालकाय शिला स्तंभों से टकराते हुए आती हैं और यहाँ तक सुनाई पड़ती हैं। वास्तव में ये आवाजें उन्हीं विशालकाय चमगादड़ों की हैं जिनसे पिछली रात कत्यूसा का सामना हुआ था। तीनों खोजियों को अपने अभियान में बड़ा उत्साह पैदा हो गया। उन्हें कम से कम इतना संतोष था कि हिममानव की खोज हो न हो, कम से कम इन विशालकाय चमगादड़ों के बारे में जानकारी जुटाना ही अपने आप में एक बड़ी खोज होगी। तीनों लोगों को यहाँ आए हुए कई दिन बीत चुके थे। अब तक ये लोग यहाँ के वातावरण से पूरी तरह अभ्यस्त हो चुके थे और सारे इलाके से परिचित भी। उस दिन सुबह जब योगी सत्यव्रत कत्यूसा को कुछ जड़ी बूटियां दे रहे थे, तब उनके अच्छे मूड को देखकर कत्यूसा ने उसका फायदा उठाया और उनसे यह आग्रह किया कि योगी उन्हें हिममानव और चमगादड़ों के बारे में विस्तार से बताएं। हिममानव की खोज में उनका मार्गदर्शन कर के उनकी सहायता करें। योगी सत्यव्रत भी कत्यूसा के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने प्रकृति विज्ञान में कत्यूसा की गहरी रुचि को देखा था। प्रकृति के बारे में और अधिक जानने की उसकी अदम्य इच्छा और उसके साहस ने बाबा को अत्यधिक प्रभावित किया था। योगी ने उससे वादा किया कि आज संध्या को वे तीनों उन्हें भोज वृक्ष के नीचे मिले। वहीं पर उनके अभियान और खोज के बारे में चर्चा हुई। तीनों बाबा के इंतजार में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। जब हर्ष ने कत्यूसा को विचार मग्न देखा तो वो बोला, मुझे लगता है कि हमें यहाँ आए हुए काफी वक्त बीत चुका है और हमने अभी तक अपने अभियान की शुरुआत न करके काफी वक्त बर्बाद किया है और मुझे लगता है कि अब हमें अपना हिममानव की खोज का अभियान शुरू करना चाहिए। चार्ली बोला, हर्ष तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी तुमसे सहमत हूँ। हर्ष ने थोड़ा ठहर कर फिर आगे कहना शुरू किया, अब हमें वह बिंदु और समय निश्चित कर लेना चाहिए जहाँ से हमें खोज अभियान की शुरुआत करनी है। योगी बाबा को इस अभियान के मामले में ज्यादा परेशान करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इस बात का वचन स्वामी सत्यानंद को भी दे चुके हैं कि योगी सत्यव्रत को अपने अभियान में परेशान नहीं करेंगे। चार्ली ने कहा, योगी बाबा ने हमें हिमालय की इस गहन और निर्जन उपत्यका में आश्रय दिया, इस इलाके से हमें परिचित कराया और तमाम जानकारियां दी और उन दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी ज्ञान कराया जिनके उपयोग से हम इस अभियान के दौरान होने वाली भोजन की समस्या, स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब आगे का अभियान हमें स्वयं करना है। कत्यूसा ने कहा, तुम लोगों का विचार अपनी जगह पर एकदम सही है, लेकिन मेरे अनुसार योगी जी को हमारे अभियान में अब अत्यधिक रुचि उत्पन्न हो गई है। उनके पास इस इलाके और हिममानव के बारे में काफी जानकारियां हैं जिनकी हमें जरूरत है। आज सुबह उन्होंने मुझसे वायदा किया कि इस संध्या की परिचर्चा में वे शामिल होंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तभी चार्ली ने ऋषि कंदरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, लगता है कि योगी बाबा इधर ही आ रहे हैं। योगी सत्यव्रत आकर के उन लोगों के पास एक अन्य शिलाखंड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, मित्रों, क्या बात है, बड़े अधीर दिखलाई पड़ रहे हो। लगता है तुम्हें अपने अभियान में हो रही देरी से बड़ी चिंता है। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इस चिंता से वाकिफ हैं और हम भी जानते हैं तुम्हारे खोज अभियान का सही वक्त आ गया है। बाबा का उत्साही मूड भांप कर कत्यूसा ने चहकते हुए कहा, बाबा जी,
हमें आपने इस अभियान में ऐसी ही मदद की उम्मीद थी आपसे। योगी सत्यव्रत ने सवाल किया। पहले तो आप हम लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के पास खोज अभियान के लिए क्या तैयारी है और कौन से उपकरण आप लोग अपने साथ लेकर आए। हर्ष ने एकदम रिंग लीडर के अंदाज में कहा। बाबा जी, हमारे पास पत्थर काटने की कुल्हाड़ी, छेनी, हथौड़ा, 1 दर्जन कीलें, आधे फुट की रस्से में बांधने के लिए हुक, कमर से बांधने वाला सेफ्टी बेल्ट, रस्सी पर लटक कर सरकने के लिए 3 हुक, लगभग 1000 फीट लंबा नायलॉन का रस्सा, इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ जरूरी दवाइयाँ, तेज फोकस की टार्चें, कैमरे, अपनी अपनी डायरियां, स्लीपिंग बैग, माचिसें, कैंडल्स, बाइनोक्यूलर्स, लकड़ी काटने की आरी, 2-3 दर्जन विभिन्न साइजों के पेंच, अच्छे साइज के कैरी बैग आदि सामान जो कि पर्वतारोहण में काम आते हैं। बहुत अच्छा, योगी ने कहा। प्रत्युषा ने पूछा, बाबा जी, अब हमें ये बताइए कि अब हमें करना क्या चाहिए। हमें हिममानव मिलेंगे कहाँ, उनकी खोज के लिए हमें जाना कहाँ है, और क्या ये सभी उपकरण हमारे अभियान के लिए पर्याप्त हैं। योगी बाबा ने उत्तर दिया, देखो मित्रों, यह कह पाना तो बड़ा मुश्किल है कि हिममानव तुम्हें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उनके निवास स्थान को कोई भी नहीं जानता। ये हिममानव दिन में कभी नहीं निकलते। रातिचर प्राणी होने के नाते इनका रात में ही मिलना संभव हो सकता है। रही बात वानर गुम्फा की, तो आज तक उसके अंदर किसी ने प्रवेश भी नहीं किया और अभी तक किसी को ये भी नहीं पता कि उसमें हिममानव रहते भी हैं या नहीं। वानर गुम्फा का मुख्य द्वार मौन घाटी के पास ही कहीं खुलता है, लेकिन वहां जा पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसके चारों तरफ खड़े खड़े पहाड़ों का ढलान है, जिसके कारण वहां पहुंच पाना असंभव तो नहीं, लेकिन अत्यधिक कठिन है। प्रत्युषा ने सवाल किया, योगी बाबा, हम लोग चीखती घाटी और मौन घाटी का वहां जाकर मुआयना करना चाहते हैं। हमें कृपा करके बताएं कि हम वहां किस रास्ते से पहुंचेंगे। योगी सत्यव्रत ने उत्तर दिया, तुम लोग यहाँ से उठो और मेरे साथ इस पर्वत के उत्तर में स्थित पाताल खड्ड की ओर चलो, जिसकी अंधेरी गहराइयों में काली नदी बहती है। वे तीनों योगी बाबा के पीछे पीछे पाताल खड्ड की ओर चल पड़े। काश्मीर पर्वत के पश्चिमी किनारे पर योगी बाबा और तीनों खोजी उस स्थान पर खड़े थे जहाँ से आगे एक बेहद खड़ी ढलान थी। यह ढलान नीचे एक गहराई तक जाती थी, जिसे पाताल खड्ड के नाम से जाना जाता था। सैकड़ों फीट गहरी खाई नीचे अंधेरे में डूबी थी। यह खाई नीचे सकरी, ऊपर चौड़ी। इसके इसकी चौड़ाई नीचे लगभग 50 फीट, ऊपर आकर फैलते हुए लगभग 200 फीट थी। खाई में घुप अंधेरा था। सिर्फ काली नदी के बहने की गड़गड़ाहट की आवाज अंधेरे को चीरती हुई ऊपर तक गुंजारित हो रही थी। उसकी आवाज को साफ सुना जा सकता था। इस खाई के उस पार चंद्रलोक का पठार था, जिसका ढाल नीचे खाई में तो एकदम खड़ी थी, लेकिन ऊपर की तरफ ढलान में काफी धीमी हो गई थी, और इसी के कारण खाई का चौड़ान ऊपर आते आते लगभग 200 फीट चौड़ा हो गया था। चंद्रलोक पठार पर कुछ झाड़ियां और देवदार के वृक्ष उगे हुए थे। पूर्व उत्तर की ओर पठार का विस्तार दूर तक चला गया था, और दूर तक फैले हुए पठार का पर वृक्ष तो यदा कदा ही थे। हाँ, घास और ककरीली पथरीली भूमि दूर दूर तक नजर आ रही थी। बाबा ने चंद्रलोक पठार की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम लोगों को हिममानव की खोज में इस खाई को पार करके उस पठार पर जाना होगा। उस पठार पर जाने के बाद तुम लोग उत्तर पूर्व की तरफ लगभग 1 किलोमीटर तक चलोगे, जहाँ पर तुम्हें एक दूर तक फैली हुई तलहटी मिलेगी। उस तलहटी को के पार फिर से तुम्हें दूसरा पठार मिलेगा, जिससे लगभग आधे किलोमीटर जाने के बाद तुम्हें दूसरी घाटी मिलेगी, और यही दोनों घाटियां तुम्हारे खोज अभियान का बड़ा इलाका है। वास्तव में पहली घाटी में एक विशालकाय ठंडे पानी की झील मिलेगी। वही झील हिम सरोवर या शीत कुंड के नाम से विख्यात है। काल्मेघ पर्वत शिखरों से सरकते हुए हिम नदी और पिघलती हुई बर्फ से यहाँ पानी इकट्ठा होता है। कुछ क्षण बाद योगी बाबा ने कहा, काली नदी इस झील से निकलती है और ये उत्तर पश्चिम में पाताल खड्ड से होते हुए सुदूर किसी नदी में जा गिरती है। इस घाटी के बाद पठार को पुनः पार करने पर तुम्हें दूसरी घाटी अर्थात मौन घाटी मिलेगी, जिसका उत्तरी पूर्वी ढाल एकदम खड़ा, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी ढाल धीमा है। अतः वहां उतरने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस घाटी में भी एक छोटी सी झील का पानी हरापन लिए हुए है, क्योंकि उसमें अमृत धारा का पानी आकर गिरता है। यहाँ एक बहुत पतली धारा है, जो कि थोड़ी ही उत्तर
चिम जाने पर भूमिगत हो जाती है। यह धारा कहाँ से निकलती है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, जहाँ पर इसका मुख खुलता है वह एक अंधेरी गुफा है और उसी गुफा का नाम है वानर गुम्फा। मौन घाटी में धीमी गति से सुगंधित हवाएं चलती हैं और इस घाटी का विस्तार वानर गुम्फा से शुरू होकर सुदूर पूर्व में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चला गया है और इस घाटी में लोहित झील से पुनः एक धारा निकलकर सुदूर पूर्व में चली गई है। इस घाटी में आगे बढ़ते जाने पर दुर्लभ जड़ी बूटियों के वृक्ष और हरे भरे जंगल मिलते हैं। चार्ली ने एक सवाल पूछा, बाबा जी, चीखती घाटी में ये विशाल चमगादड़ रहते कहाँ हैं? योगी बाबा ने उत्तर दिया, वहां पर एक अंधेरी गुफा है जिसका नाम है काली गुफा। प्रत्युषा ने पूछा, बाबा जी, आपको यह जानकारियां कैसे मिली? क्या आप कभी उस पार भी गए हैं? बाबा ने उत्तर दिया, यह जानकारियां हमें उन पर्वतारोहियों से मिली जिन्हें 60 और 70 के दशक में अमेरिका की गुप्तचर संख्या ने तिब्बत और चीन के हमले की जानकारी जुटाने और तिब्बत का खुफिया नक्शा बनाने के लिए भेजा था। प्रत्युषा ने पुनः सवाल किया, बाबा जी, वे अमेरिकन जासूस पर्वतारोही इस खतरनाक खाई में कैसे पार करते थे और इधर से ही क्यों जाते थे? बाबा ने उत्तर दिया, देखो बेटी, भारत अथवा नेपाल से तिब्बत जाने के जितने भी रास्ते हैं वे सब विभिन्न दर्रों से होकर गुजरते हैं और उन दर्रों पर चीन की फौजें तैनात रहती हैं, जिसके कारण ये जासूस पर्वतारोही ऐसे ही खतरनाक और अत्यधिक कठिन रास्तों को चुनते थे जिससे वे चीन की फौजों से अपने आप को छिपा सके। हर्ष, जो कि अब तक सारी बातें पूरे धैर्य से सुन रहा था, बड़े ही शांत भाव से बोला, बाबा जी, हम लोग इस भयानक चौड़े खड्ड को कैसे करेंगे? यह हमारी सबसे बड़ी समस्या। आखिरकार वे जासूस पर्वतारोही किस प्रकार इन खड्डों को पार किया करते थे? बाबा ने उत्तर दिया, वे लोग अक्सर इन खड्डों को हैंग ग्लाइडर से उड़ करके पार करते थे, जिनमें जाकर किसी गुफा में छिपा देते थे और लौटते समय वापस इन्हीं हैंग ग्लाइडरों की सहायता से चले आते थे। प्रत्युषा ने चेहरे पर परेशानी का भाव लाते हुए कहा, लेकिन हमारे पास तो हैंग ग्लाइडर है नहीं, आखिर हम लोग इस पाताल खड्ड को कैसे पार करेंगे? योगी बाबा ने उत्तर दिया, एक बार 2 अंग्रेज पर्वतारोहियों ने इस खड्ड को रस्से से भी पार किया था। सामने उधर देखो, उस चंद्रलोक पठार पर वो जो पुराना सा देवदार का पेड़ है, उसके तने से उन्होंने रस्सी को फंसाकर इस भयानक खाई को रस्से से सरकते हुए पार किया था। प्रत्युषा ने बड़े कौतूहल से पूछा, लेकिन बाबा जी, वह रस्सा उन्होंने इस पेड़ में फंसाया कैसे? योगी बाबा ने कहा, उन्होंने लकड़ी की बल्लियों और पटरों से एक डिवाइस बनाई जिसे कैटापुल्ट कहते हैं। उसी कैटापुल्ट के द्वारा उन्होंने रस्सी में अंकुश और एक पत्थर की पोटली बांधी थी और उसे ऐसे एंगल से यहाँ से प्रक्षेपित किया, अर्थात फेंका, ताकि वह पोटली अंकुश के साथ पेड़ की उस तरफ आगे निकल गई और पठार पर गिरकर पेड़ के उस तरफ से लुढ़कते हुए खाई के सहारे पेड़ से अटक गई। मेरा अंदाजा है कि उस अंकुश और पत्थरों की पोटली का वजन 30-35 किलो से कम नहीं रहा होगा। उसके बाद उस रस्से को से सरकते हुए इस खाई को पार कर लिया था। उस पार जाने के बाद वे लोग लगभग 15 दिनों बाद वापस लौटे थे। तब तक ये रस्सा इसी तरह पेड़ से लटका रहा था। हर्ष ने पूछा, बाबा जी, लौटने के बाद रस्से को वापस कैसे खींचा? क्या लौटते समय वे कैटापुल्ट को वापस ले गए थे? योगी बाबा ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, वह रस्सा जब वे लोग वापस खींच रहे थे, अंकुश ढलान की पहाड़ियों में धंस गया था और उसे वापस खींचा नहीं जा सका। तब उन लोगों ने उस रस्से को काट दिया और काटने के बाद अंकुश और पत्थरों के भार से रस्सा पहाड़ की ढाल से लुढ़कते हुए तेजी से जाकर के धमाके की आवाज के साथ इस पाताल खड्ड में गिर गया। तब उस अंग्रेज ने तुरंत ही गणना करते हुए कहा था कि लगता है इस खड्ड की गहराई लगभग 250 फीट से कम नहीं है। चार्ली ने पूछा, लेकिन बाबा, उन्होंने उस कैटापुल्ट का क्या किया? योगी बाबा ने कहा, कैटापुल्ट का काम निकल जाने के बाद अब बोझ था, इसीलिए उन्होंने इसे गड्ढे में फेंक दिया। तो इतना सुनते ही चार्ली की आंखों में चमक आ गई। उसने कुछ सोचते हुए पूछा, बाबा जी, क्या वह कैटापुल्ट बह गया होगा या सड़ गया होगा? मैं कह नहीं सकता, दोनों ही बातें हो सकती है, योगी बाबा ने उत्तर दिया। प्रत्युषा ने प्रस्ताव रखा, अगर हम उस कैटापुल्ट को निकाल सके तो सड़ चुकने के बाद भी हमारे काम आ सकता है। अगर हम उसकी मरम्मत कर लें तो
योगी बाबा बोले, लेकिन इस पाताल खड्ड में उतरना मौत के मुंह में उतरने के समान है, और अगर इस खतरे को तुम लोग उठा सकते हो तो निश्चित ही तुम लोग अपने इस अभियान में जरूर सफल हो जाओगे। तीनों तपाक से एक साथ बोल उठे, और एक खतरा हम लोग अवश्य ही उठाएंगे। इसके बाद सभी लोग वहां से लौट आए। उन्होंने तय किया कि अगले ही दिन वे लोग पाताल खड्ड में उस खोए हुए कैटापुल्ट को ढूंढ निकालेंगे, और इस निश्चय के साथ वह दिन समाप्त हुआ और तीनों नींद में खो गए। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है।